नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास पर बात करने वाले हैं। हाँ। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। हाँ, नमस्कार। और हमारे पास जो सामग्री है वो इसका काफी गहरा विश्लेषण करती है। बिल्कुल। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि इस उपन्यास को मतलब आजादी के बाद के ग्रामीण भारत की आत्मा क्यों कहते हैं। हम्म। ये बिहार के पूर्णिया जिले के गांव की कहानी है। हम्म। लेकिन सिर्फ कहानी नहीं, इसे गांव की सामूहिक आत्मकथा कहा गया है। हाँ, और ये सामूहिक आत्मकथा वाली बात काफी दिलचस्प है, सही कहा आपने। क्यों? मतलब इसमें क्या खास है? इसका मतलब ये है कि कहानी किसी एक हीरो या नायक के आसपास नहीं घूमती। असल में गांव खुद ही एक पात्र बन जाता है अच्छा। और उसकी कहानी कई किरदारों, अलग-अलग घटनाओं, आवाजों से मिलकर बनती है। हाँ, हर कोई, हर घटना वो गांव की अपनी कहानी कह रही होती है। समझ गया। और इस कहानी में हमारी एंट्री होती है डॉक्टर प्रशांत के जरिए, हाँ। जो शहर से पढ़कर आए हैं गांव की सेवा करने। उनकी आंखों से ही हम गांव की गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद और वो जो राजनीति है उसकी परतें खुलते देखते हैं। हाँ, और डॉक्टर प्रशांत का किरदार बहुत अहम है इसमें। उनमें आदर्शवाद तो मतलब कूट-कूट कर भरा है। हम्म। लेकिन गांव की जो सच्चाई है, जो जटिलताएं हैं, उसका अनुभव बिल्कुल नहीं है। तो वो बदलाव लाना चाहते हैं। बिल्कुल, चाहते हैं, पर जल्दी उन्हें समझ आने लगता है कि गांव कैसे गुटों में बटा हुआ है, कैसे सामाजिक और राजनीतिक ताकतें उनके रास्ते में खड़ी हैं। हम्म। एक तरफ कुछ ईमानदार लोग दिखते हैं, तो दूसरी तरफ स्वार्थ और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो आप कह रही हैं कि सिर्फ बाहरी हालात या भ्रष्टाचार ही नहीं, प्रशांत की अपनी अनुभवहीनता भी उनके संघर्ष का एक बड़ा कारण बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी जो आइडियलिज्म है, वो कई बार उन्हें भोला साबित करती है। उन्हें लगता है कि बस नेक इरादे हों तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जो अक्सर होता है शुरू में। भरोसा जीतने में और उस व्यवस्था की बाधाओं को समझने में वक्त लगता है, काफी वक्त। अच्छा, तो डॉक्टर प्रशांत के अलावा और कौन से ऐसे पात्र हैं जो इस गांव की तस्वीर को मतलब पूरा करते हैं? अरे कई हैं। जैसे एक तोपचन है जो एक बच्चे की मासूम नजरों से कहानी के कुछ हिस्से बताता है। ओह, फिर ठाकुर साहब है जो पुरानी सामंती व्यवस्था को जैसे थे वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं। बिंदेश्वरी बाबू जैसे ईमानदार लोग भी हैं, पर वो राजनीति के दलदल में फंसे हुए हैं। मटुकनाथ जैसा ढोंगी पंडा है जो अंधविश्वास को और हवा देता है। और फिर कमली जैसी लड़कियां हैं जिनकी कहानी प्रेम, त्याग और वो जो सामाजिक बंधन है उनकी दुखद तस्वीर पेश करती है। वाह! यानी ये सब किरदार मिलकर गांव के पूरे ताने-बाने को बुनते हैं। ये पात्र सिर्फ कहानी के हिस्से नहीं है ना? जैसे कि जैसे उपन्यास में जातिवाद की गहरी जड़ें साफ दिखती हैं, नई नई जो राजनीति आई है वो कैसे नैतिक पतन का शिकार हो रही है, ये भी दिखाया गया है। महिलाओं की स्थिति, चाहे वो कमली हो, सोना हो या रेणुका, बहुत दयनीय है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव तो है ही। हाँ, वो तो है ही। अंधविश्वास इतना गहरा है कि हमारे स्रोत बताते हैं कैसे गांव वाले चेचक को देवी का प्रकोप मान लेते हैं और डॉक्टर प्रशांत की दवा लेने से भी मना कर देते हैं। बाप रे! हाँ, ये असलियत का बहुत तीखा चित्रण है। और इन सब सच्चाइयों को दिखाते हुए रेणु जी की भाषा, वो तो कमाल है। हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, भाषा भाषा तो इस उपन्यास की जान है। रेणु जी ने वो ठेठ देहाती बोली, लोकगीत, मुहावरे, यहाँ तक कि मेले त्योहारों के माहौल को इस तरह बुना है कि लगता है गांव आंखों के सामने जिंदा हो गया। सही। भाषा सिर्फ बात कहने का तरीका नहीं है, बल्कि वो खुद एक किरदार बन जाती है, जो सामाजिक ऊंच नीच और वो जो सांस्कृतिक बारीकियां हैं, उनको सामने लाती है। हम्म। इसीलिए तो इसे हिंदी के पहले सफल आंचलिक उपन्यासों में गिना जाता है। आंचलिक यानी जो किसी खास अंचल या क्षेत्र के जीवन को दिखाता हो। बिल्कुल, उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ। हाँ, भाषा तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन क्या ये पाठक को, जो शायद उस बोली से उतना परिचित ना हो, थोड़ा दूर नहीं कर देती? उससे कनेक्ट करना मुश्किल नहीं होता? ये एक अच्छा सवाल है। हो सकता है कुछ हद तक थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन मेरे ख्याल से यही भाषा उस दुनिया को असली बनाती है, प्रामाणिक। अच्छा। ये पाठक को सीधा उस माहौल में ले जाती है। अगर ये भाषा ना हो तो उपन्यास का असर शायद आधा रह जाए। ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, बल्कि उस गांव की धड़कन महसूस कराती है, उसकी पीड़ा, उसकी उम्मीदें, सब कुछ। सही कहा। तो ये उपन्यास एक तरह से आदर्श और यथार्थ के बीच का जो द्वंद्व है उसे भी दिखाता है। डॉक्टर प्रशांत के संघर्ष से तो यही समझ आता है।
निश्चित रूप से डॉक्टर प्रशांत का जो सफर है वो यही दिखाता है कि समाज बदलने के लिए सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं होते। हाँ, प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। बिल्कुल, व्यवहारिक समझ, जमीनी हकीकत की पहचान और सबसे जरूरी लोगों का साथ, ये सब भी लाजमी है। तो कुल मिलाकर जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि मैला आंचल सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये उस समय का एक दस्तावेज है, एक तरह का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ये आज़ादी के बाद भारतीय गांवों की इस कड़वी सच्चाई, उनके सपनों के टूटने की त्रासदी और बदलाव की जो छटपटाहट थी, उसको दिखाता है। जैसा रेणु ने खुद कहा था शायद। हाँ, उन्होंने कहा था, मैंने अपने गांव को लिखा है। कोई भी लेखक जिस मिट्टी में पला बढ़ा है, वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो आज के दौर में इसका क्या मतलब है? क्या ये अब भी उतना ही जरूरी है, उतना प्रासंगिक? मेरे ख्याल से तो हाँ, बिल्कुल है। ग्रामीण जीवन की हकीकत, सामाजिक बदलाव की चुनौतियाँ, भाषा का सौंदर्य और वो जो आज़ादी के ऊंचे सपने थे और जो ज़मीनी सच्चाई थी, उसके बीच की खाई को समझने के लिए ये आज भी बेहद प्रासंगिक है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि भाई इतना समय बीत गया, क्या हालात वाकई बहुत बदल गए हैं? ये बड़ा सवाल है। और अंत में कोई एक विचार जो हमारे श्रोता अपने साथ लेके जा सकें इस चर्चा से। अंत में डॉक्टर प्रशांत को ये एहसास होता है कि अकेले सिर्फ ईमानदारी और आदर्शवाद के दम पर सब कुछ बदल देना मुमकिन नहीं है। हाँ। तो ये उपन्यास हमें इस सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि आज की जो जटिल सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनमें सार्थक बदलाव लाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का क्या मतलब है जी। और उसे निभाया कैसे जा सकता है, अकेले नहीं, मिलकर।